नमस्कार दर्शकों, मैं सिमरन आपका स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। ये शो समर्पित है हमारे सपनों के भारत को, विकसित भारत 2047 के निर्माण को। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था और पारदर्शिता के लिए बेहद अहम है। विषय है पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। हमारे साथ इस चर्चा को और भी गहराई देने के लिए जुड़े हैं हमारे शो के मार्गदर्शक और मेंटर सुनील कुमार गुप्ता जी, जिनका अनुभव और दृष्टिकोण हमेशा हमें नई दिशा देते हैं। आइए पहले एक नजर डालते हैं इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व पर। सार्क ग्लोबल ने अमेरिका में अपने ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी है। ये कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स का अहम कदम है। भारत से लेकर दुनिया तक सार्क अब तैयार है अपनी पहचान वैश्विक स्तर पर बनाने के लिए, और इसको बनाने वाले हैं एक विजनरी लीडर, एक इकोनॉमिक आर्किटेक्ट सुनील कुमार गुप्ता जी, सार्क ग्लोबल के फाउंडर, जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को नई सोच दी। ऑथर, मेंटर और नेशन बिल्डर, उनका है एक ही मिशन, भारत को बनाना है एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। और आज के हमारे विशेष अतिथि हैं सुप्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ एडवोकेट AC सिंह जी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व पर। एडवोकेट AC सिंह एक ऐसा नाम जो कानून की दुनिया में ईमानदारी और हिम्मत की मिसाल है। ईडी के कठिन से कठिन केसेस में उनका तजुर्बा और दृढ़ पकड़ सच को सामने लाने का सबूत है। कानून की बारीकी और न्याय के प्रति समर्पण उन्हें बनाता है एक विश्वसनीय और मजबूत वकील। AC सिंह यानी कि सच और न्याय। सुनील सर, सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विचार विमर्श और समझते हैं कि कैसे पीएमएलए हमारे देश को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सुनील सर, सबसे पहला सवाल आप ही से जानना चाहेंगे कि पीएमएलए क्या है और क्यों आखिरकार इसे भारत में लागू करने की आवश्यकता पड़ी? जी सिमरन, मैं कोशिश करता हूँ आपको आसान बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में समझाने की जी। कि जब भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, क्रिमिनल एक्टिविटी से इलिसिट मनी कमाता है और उसको जो मनी है उसको कोशिश करता है लॉन्डर करने की। लॉन्ड्रिंग हम सब समझते हैं, जैसे हम कपड़े मैले हो जाते हैं उन्हें भेज देते हैं लॉन्ड्रिंग के लिए कि साफ हो जाएं। तो वो जो इलिसिट मनी है जो क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाई गई है उसको वो एक रूप दे देते हैं कि वो लगे लेजिटिमेट मनी के रूप में, कि मतलब वो लेजिटिमेट मनी है, जिससे कि जब वो लेजिटिमेट मनी बनेगी तो उसका वो प्रयोग अपने दोबारा किसी और बिजनेस में लगाएंगे या उसकी फंडिंग कहीं पे भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आया कि जब भी आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करोगे उसके द्वारा जो भी आप इलिसिट मनी कमाओगे और उसका जब कन्वर्जन करोगे तो कन्वर्जन करने को रोकने के लिए और उससे जो मनी जनरेट होगी उसे प्रोसीड ऑफ क्राइम बोलते हैं, उस प्रोसीड ऑफ क्राइम को जब्त करने के लिए तो ये कानून आया। इस कानून की बहुत जरूरत थी क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल है कि अगर मान लीजिए किसी भी सिस्टम पे अगर हम देखते हैं तो ग्लोबली जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है उसके बड़े स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट हैं। यदि हम देखें तो 1990 और 2000 के शुरुआत में बहुत सारी एक्टिविटी जो इसी तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी से धन कमाया हुआ था, जैसे कि ड्रग से पैसा कमाया हुआ था, उस सब को टेरर फंडिंग में लगाया गया और बाकी देश को तोड़ने के लिए और बाकी इस तरह की एक्टिविटी करने को उस पैसे को इस्तेमाल किया गया। तो इंटरनेशनली एक टास्क फोर्स बनी जिसे बोलते हैं FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उसने रिकमेंड किया कि पूरे ग्लोबली हर एक देश को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि उसके देश में कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी से जो भी धन कमाए, जो भी धन उसने इलिसिट या जो भी इलीगल धन उसने कमाया है उस धन को कन्वर्ट करने की कोशिश करे वो लीगल में, या उस पैसे को बाहर भेज दे या बाहर एक्टिविटी करके इंडिया में पैसा ले आए। तो ऐसा कुछ भी करे तो इस पूरे प्रोसेस को रोकने के लिए तो अब क्या पीएमएलए एक्ट एक ऐसा स्पेशल कानून है जिसमें हम बोलते हैं कि यदि आपने और जिन लोगों ने मिलके या डायरेक्टली इनडायरेक्टली नोइंगली अननोइंगली यदि आप उस एक्टिविटी में शामिल हो गए तो उसमें आप पीएमएलए के अंदर एक्यूज बन जाएंगे। तो इसीलिए आपको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि किसी भी ऐसी एक्टिविटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाया हुआ इलिसिट धन है, मनी है, उसको अगर आप लीगल कन्वर्ट करने के किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं तो आप मनी लॉन्ड्रिंग में आ गए। ये कानून इसीलिए इंपॉर्टेंट कानून है क्योंकि इसमें आपके पास प्रोविजन है कि उस पैसे को आप जब्त कर सकते हैं। उस जब्त करेंगे तो, क्योंकि जब तक वो पैसा जब्त नहीं होगा, जब तक वो कोई ना कोई इलीगल या क्रिमिनल एक्टिविटी में प्रयोग होता रहेगा। तो इसीलिए पीएमएल एक्ट की देश में बड़ी जरूरत थी। देखिए, यदि मान लीजिए कोई भी कंट्री, जो भी हमारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो रिकमेंडेशन दिए, और यदि वो कंट्री ऐसा कानून नहीं बनाती तो उसके जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है और जो भी ग्लोबल ट्रेड, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेशन है, वो सब रिस्क में है। तो कोई भी कंट्री यदि डील करेगी तो उसको नहीं पता कि ये पैसा क्राइम का है कि नहीं। तो इसीलिए ग्लोबली सभी देश ने अपने देश में कानून बनाए। हमारे देश ने भी कानून बनाया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का, जो कि 2005 से लागू हो गया। और इसका यदि अब मैं इसको समराइज करूं कि कैसे कि ये क्यों आया कानून, क्या आवश्यकता थी इस कानून की, तो मैं ऐसे समराइज करना चाहूंगा कि पहला, इलीगल मनी को लीगल करने के प्रोसेस को रोकना। दूसरा, प्रोसीड ऑफ क्राइम को जब्त करना, मतलब ये जो इलीगल मनी है इसको जब्त करना। तीसरा, कि जो FATF और इंटरनेशनल कन्वेंशन की कंप्लायंस हमें करनी है उसको पूरा करना जी। वो बर्डन है, आपने जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन होती है उन्हें पूरा करना होता है। और अपने फाइनेंशियल, चौथा हम बोलेंगे अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सेफ और क्रेडिबल बनाना जी। पांचवा मैं बोलूंगा कि अपने ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए एक ट्रस्टवर्दी इकोनॉमी स्टैब्लिश करना। तभी आपका इन्वेस्टर आएगा जब उसे लगेगा कि आपकी इकोनॉमी बिल्कुल फेयर है। बिल्कुल। और आखिरी मैं बोल सकता हूं, क्योंकि आर्थिक अपराध जो है ना, ये एक ऐसा डेंट है जो कि हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे समाज को, सबको बहुत बुरी तरीके से तोड़ता है और सबके ऊपर एक ऐसा डेंट देता है जिससे उभरना बड़ा मुश्किल होता है। और इसी मनी का प्रयोग नॉर्मली टेररिस्ट एक्टिविटी और बाकी क्राइम में होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पीएमएल एक्ट है, ये सिर्फ एक डोमेस्टिक लॉ नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी था हमारे ऊपर, कि जिससे कि इंडिया की ग्लोबल इमेज और इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश किया जा सके। बिल्कुल, और बहुत सही और सरल शब्दों में आपने बताया कि आखिर पीएमएल ये जो इतना ट्रेंड कर रहा है वो है क्या। AC सिंह जी, आपसे भी बहुत सारे सवाल हैं, तो सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ईडी ऑफिसर किसी भी सस्पिशियस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, और मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस का ट्रायल कहाँ होता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। सिमरन जी, देखिए, जहाँ तक आपने ये कहा, ये विशेष कानून है, और विशेष कानून में जो भी प्राविधान है उन प्राविधानों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है जी। और इस कानून के अंतर्गत वही व्यक्ति गिरफ्तार होगा जिसको असिस्टेंट डायरेक्टर या उससे ऊपर के लेवल का ऑफिसर जी, उसको रीजन टू बिलीव हो इस बात की कि व्यक्ति गिल्टी है मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का, तभी उसको गिरफ्तार कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति को जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा अभिरक्षा के लिए स्पेशल कोर्ट को। इस कानून के अंतर्गत विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है जो सेशन जज लेवल की कोर्ट हैं, और ये जान के, चूंकि ये बड़ा सख्त कानून है जैसा अभी बताया गया आपको, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये माना गया कि बहुत सीनियर लेवल की जिला स्तर पे सबसे बड़ी न्यायालय सेशन कोर्ट है, तो सेशन जज को एम्पावर किया गया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का ट्रायल करे। अगर एक्यूज अरेस्ट होता है तो वो स्पेशल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होता है और उसकी अभिरक्षा स्पेशल कोर्ट देगा। जी बिल्कुल, और बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया कि डरने वाली इससे कोई बात नहीं है। ये जो लॉ है, इनसे सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को डरने की जरूरत है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त हैं। तो दर्शकों, पीएमएलए पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और वर्तमान में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, अभी आपने जिक्र किया था एक टर्म का, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है? प्रोसीड ऑफ क्राइम पीएमएलए में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बोल सकते हैं हम इसे। कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का मतलब है कि जैसे अभी हमने जिक्र किया था कि किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से यदि आप कोई भी इलिसिट मनी कमाते हैं, उस मनी को प्रोसीड ऑफ क्राइम कहते हैं। तो जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है वो किसी भी शेप में हो, मतलब कि वो आपने पैसा कमाया क्रिमिनल एक्टिविटी से, उससे आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, उस प्रॉपर्टी को बेच के आपने कुछ और धन कमाया, उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, या उसी पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी या पैसा जो किसी भी व्यक्ति ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी इलीगल एक्टिविटी से, इलीगल एक्टिविटी यहां हम बोलते हैं शेड्यूल ऑफेंस को, कि हमारे एक्ट में एक शेड्यूल बना दिया गया जिसके 3 पार्ट कर दिए गए, जिसमें डिस्क्राइब कर दिया गया कि इलीगल एक्टिविटी कौन सी होंगी जिसमें पीएमएलए लागू होगा, जिससे कि इसमें दिक्कत ना है कि कौन सी एक्टिविटी इलीगल एक्टिविटी है एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न। तो किसी भी इलीगल एक्टिविटी मतलब शेड्यूल ऑफेंस से आपने कमाया, ये जो कमाया हुआ धन है इसको प्रोसीड ऑफ क्राइम बोलते हैं। अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम देश में है, जो पीएमएलए एक्ट की इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसके पास ये सारे राइट रहते हैं कि उस प्रॉपर्टी को वो जब्त कर सकती है। और यदि वो देश के बाहर गई प्रॉपर्टी, तो हम करते हैं कि जो भी उसके इक्विवेलेंट वैल्यू का प्रॉपर्टी होती है जिसने क्राइम किया, उसकी वो प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकते हैं, जिससे कि वो जो मनी है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा है, उस पैसे को हम जब्त कर सके। वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। बिल्कुल। तो इसको ये कह सकते हैं कि एक सोचे समझे क्राइम के तहत जो आपके पास गैर कानूनी पैसा आ रहा है, उसको आप बार बार रीयूज कर रहे हैं, उससे अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, तो उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सिंह सर, पीएमएलए के इन्फोर्सेबल एजेंसी की अगर बात करें तो इसको इन्फोर्स करने की जो पावर है वो किस एजेंसी के पास है? पुलिस और सीबीआई का रोल अगर देखें तो इस एक्ट पे क्या है? सिमरन जी, इस कानून के अंतर्गत एक भारत सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ 1 जुलाई 2005 को, और जिसमें ये बताया गया कि इस कानून के अंतर्गत इस कानून का क्रियान्वयन का कार्य जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय को दिया गया। जी। जैसा आपको भी मालूम होगा कि प्रवर्तन निदेशालय पूर्व में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और वर्तमान में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रही थी। अब इस कानून के अंतर्गत एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रावधान है, जो धारा 45(1)(a) में कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी इस कानून के अंतर्गत एम्पावर्ड नहीं है, उसको अधिकार नहीं है तफ्तीश करने का। जैसे कि ये कानून संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है, लेकिन फिर भी कोई पुलिस अधिकारी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और ये इम्प्लीमेंट करने का पूर्णतः अधिकार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया गया है। जी बिल्कुल। तो ईडी के हाथ में फुल पावर है और पुलिस के पास पुलिस को पावर नहीं है, क्योंकि इस कानून में जैसा मैंने बताया कि कानून के अंतर्गत मनाही कर दी गई है जब तक कि केंद्र सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी करके पुलिस को एम्पावर न कर। जी बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सुनील सर, अभी आपने शेड्यूल्ड ऑफेंस का जिक्र किया था, तो
तो एक बार सरल भाषा में ये भी बताइए कि शेड्यूल ऑफेंस क्या होता है, क्या ऑफेंसेस कैटेगरी में आते हैं? देखिए, क्योंकि पीएमएलए एक्ट, जैसा मैं आपको बता रहा था, पीएमएलए एक्ट में एक शेड्यूल बना दिया गया जिसके 3 पार्ट बना दिए गए और उसको बोला कि ये शेड्यूल ऑफेंस होगा। इस ऑफेंस को करके आपने यदि कोई भी पैसा कमाया है तो उसको हम शेड्यूल ऑफेंस बोलेंगे और उन्हीं शेड्यूल ऑफेंस से कमाया हुआ पैसा ही प्रोसीड ऑफ क्राइम होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये शेड्यूल ऑफेंस हैं क्या सारे ऑफेंस क्रिमिनल एक्टिविटी शेड्यूल ऑफेंस में है? नहीं। शेड्यूल ऑफेंस में बताना चाहूंगा कि शेड्यूल ऑफेंस में एक शेड्यूल दिया हुआ है, उसके 3 पार्ट बने हुए हैं। जैसे पार्ट ए की बात करूं मैं, तो पार्ट ए में अगर मैं आईपीसी लूं तो पार्ट ए में आईपीसी के कुछ सेक्शन है, जैसे सेक्शन 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, 302 मर्डर का है, 384 से 389 ऑफेंस रिलेटेड टू एक्सटॉर्शन है, 392 से 402 ऑफेंस रिलेटेड टू रॉबरी एंड डकैती है, 417 में पनिशमेंट चीटिंग की है, 467 में फॉर्जरी है। इसी प्रकार से मैं अगर इसके अलावा भी देखूं तो नारकोटिक्स और ड्रग सब्सटेंस एक्ट है, उसके भी धाराएं इसमें इंक्लूडेड हैं। इसी प्रकार से मैं देखता हूं तो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट है, उसकी भी धाराएं इसमें इंक्लूडेड हैं। ऑफेंस ऑफ अंडर आर्म एक्ट है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इसी प्रकार से ऑफेंस अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इसी प्रकार से ऑफेंस अंडर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है 1956 का, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इसी प्रकार से ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, वो भी इसमें है। इसी प्रकार से मैं देखूं तो सेबी का ऑफेंस अंडर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इसी प्रकार से देखूं तो इवेजन ऑफ ड्यूटी एंड प्रोहिबिशन अंडर कस्टम एक्ट, इसके अलावा ह्यूमन ऑर्गन एक्ट है हमारा, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इस तरह से ट्रेड, अगर हम देखते हैं ऑफेंस अंडर ट्रेडमार्क एक्ट है, वो भी इसमें है। पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट की सिर्फ वो धारा जो फ्रॉड के लिए है, सेक्शन 447। तो सेक्शन 447 में फ्रॉड है, तो कंपनी एक्ट में यदि सेक्शन 447 का ऑफेंस है तो आप पीएमएलए में कवर हो जाएंगे। लेकिन कंपनी एक्ट के यदि किसी और सेक्शन का कंट्रावेंशन है, किसी और सेक्शन की पनिशमेंट है, तो पीएमएलए में नहीं आएगी जी। इस प्रकार से अब मैं आता हूं पार्ट बी की तरफ। ये सारे के सारे ऑफेंस पार्ट ए के थे। जो हमारा शेड्यूल है जिसमें शेड्यूल ऑफेंसेस दिए हुए हैं, वो पार्ट ए के मैंने आपको बता दिए। अब मैं पार्ट बी के देखूं, लेकिन पार्ट बी में विशेष बात यह है कि वो 1 करोड़ से ऊपर का यदि उसमें मनी इन्वॉल्व होती है, तभी पार्ट बी के ऑफेंसेस हमारे पीएमएलए एक्ट के शेड्यूल ऑफेंस में आते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? जैसे सेक्शन 132 है कस्टम एक्ट का हमारा, जो उसमें भी डिक्लेरेशन ऑफ फास्ट डॉक्यूमेंटेशन का है। तो शेड्यूल ऑफेंस के पार्ट सी में मैं आता हूं। पार्ट सी जो है वो क्रॉस बॉर्डर के लिए है कि यदि आपने यहां कोई ऑफेंस किया, पैसा बाहर भेजा, या बाहर ऑफेंस किया और पैसा वापस इंडिया में भेज दिया, तो क्रॉस बॉर्डर जो ये क्रिमिनल मनी का ट्रांजैक्शन है वो पार्ट सी में आता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कोशिश की है कि जो शेड्यूल ऑफेंस है वो कौन से होंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो सारे शेड्यूल ऑफेंस है हमने देखा, ये बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी में नहीं है जब तक आप फ्रॉड नहीं करोगे, बाकी एक्टिविटी में है जो कि मैंने आपको बताई शेड्यूल ऑफेंस जी। तो दर्शकों, पीएमएलए पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं जाइएगा नहीं। हम जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कि आप डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या नोइंगली अननोइंगली किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल ना हो जाए कि जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाए हुए धन को लेजिटिमेट करने की कोशिश हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। बिल्कुल, तो पीएमएलए की बात कर रहे हैं और ऐसे में ईडी की बात ना हो, ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। और मुझे लगता है लोगों को भी जानने में इंटरेस्ट है कि ईडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, काम कैसे करती है। सर से जानेंगे। सिंह सर, ईडी का स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो इनका डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इनका टेन्योर कैसे रहता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, डायरेक्टर
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, इसके ऊपर एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, विनीत नारायण, जिसमें उन्होंने ये डायरेक्शन दी कि ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर्स का समयावधि कम से कम 2 साल की अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद तदुपरांत जब सीवीसी एक्ट आया तो उसमें भी ये प्रावधान कर दिया गया कि 2 साल का टेन्योर रहेगा। और जहाँ तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का सवाल है, ये पूरी एजेंसी जो है ये डायरेक्टर इन्फोर्समेंट हेड करता है और डायरेक्टर इन्फोर्समेंट रिपोर्ट करता है रेवेन्यू सेक्रेटरी को। सीवीसी एक्ट में ये प्राविधान है कि जो सुपरवाइजरी रोल है ईडी के ऊपर वो रेवेन्यू सेक्रेटरी का होगा। डायरेक्टर के नीचे स्पेशल डायरेक्टर्स हैं, उनके नीचे एडिशनल डायरेक्टर, उनके नीचे जॉइंट डायरेक्टर, उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर और सबसे नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। क्योंकि इस कानून के अंतर्गत, पीएमएलए के अंतर्गत, असिस्टेंट डायरेक्टर लोएस्ट लेवल का ऑफिसर है जिसको कि तफ्तीश या अन्वेषण करने का अधिकार दिया गया है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कार्यालय संपूर्ण भारतवर्ष में है और इनके जोनल ऑफिसर हैं, सब जोनल ऑफिसर हैं और हर जगह। जब प्रारंभ में तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इतना बड़ा विभाग नहीं था, बट कालांतर में पीएमएलए को इन्वेस्टिगेट करने की बहुत आवश्यकता है, अतः इसमें अधिकारियों की संख्या बहुत अब बढ़ चुकी है। बिल्कुल, तो आपसे डिस्कस करते समय का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन आई एम श्योर कि ये एपिसोड हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने आज डिस्कस किया है पीएमएलए, जो कि ट्रेंड में तो है लेकिन शायद बहुत लोग इसके बारे में गहराई से नहीं जानते थे। तो अब समय आ गया है आज के मैसेज का। तो सुनील सर, हमारे दर्शकों के लिए आज का मैसेज दीजिए प्लीज। मैं कहना चाहूंगा कि अपने देश में जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, अपने देश में जितने भी टेक्नोक्रेट लोग हैं, अपने देश में जितने भी कंसल्टेंट हैं, वो एक विशेष ख्याल रखें कि वो जिस भी एक्टिविटी में शामिल हों, उस एक्टिविटी के केवाईसी, उस क्लाइंट के केवाईसी, उस बिजनेस के केवाईसी, उस एंटरप्राइज के केवाईसी जरूर देखें। क्योंकि आप डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या नोइंगली, अननोइंगली किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल ना हो जाए कि जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाए हुए धन को लेजिटिमेट करने की कोशिश हो, क्योंकि उस केस में आप भी उतने ही बड़े गुनहगार बन जाते हैं जितना बड़ा गुनहगार जिसने पैसा कमाया है और जिसके लिए वो पैसा लॉन्डर करके उसको लेजिटिमेट कर रहा है। और बिल्कुल सिंह सर, आपसे भी चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना मैसेज जरूर दें। मेरा दर्शकों से यही निवेदन रहेगा कि जब भी वो कोई संपत्ति खरीदने जाते हैं और वो इनोसेंट बायर हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि ड्यू डिलिजेंस जरूर करवा लें। उस संपत्ति के बारे में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो संपत्ति जिससे वो खरीद रहे हैं उसने गलत तरीके से अर्जित कर रखी है, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। क्योंकि संपत्ति, अगर ऐसी संपत्ति कोई खरीदता है तो वो भी पीएमएलए के परिधि में आती है। तो हमेशा ड्यू डिलिजेंस करके, पूरी तरह समझदारी दिखाते हुए तभी कोई संपत्ति खरीदनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आवश्यकता डरने की उन लोगों को है जो आर्थिक अपराधों में संलिप्त हैं, लेकिन आम आदमी को इस कानून से कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आज पीएमएलए पर जितना भी ज्ञान दिया वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत काम आएगा। तो सुनील सर, अब समय आ गया है हमारी परंपरा निभाने का। आप हमारे आज के गेस्ट को एक मोमेंटो देके जरूर उनका अभिनंदन करें। आप हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो आज की चर्चा से ये साफ है कि पीएमएलए सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि भारत की विकसित भारत 2047 की यात्रा का एक मजबूत स्तंभ भी है। पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही के बिना विकास संभव नहीं है। हमारे दर्शकों से भी निवेदन है कि आप जागरूक नागरिक बने और इस यात्रा में अपना योगदान दें। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि हमारा भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा, मैं सिमरन आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया सिर्फ डीडी नेशनल पर। नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।